Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 016, that is types of hypothesis. आज हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में पहला है पॉइंट नंबर 1, नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। यदि परिकल्पना ऐसा हो जिसका दिए गए चर से कोई संबंध नहीं है, यह अनुसंधान की प्रारंभिक स्थिति होती है जिसे खारिज करने की कोशिश करती है। जैसे दो छात्र संगीत की पढ़ाई एक साथ करते हैं और जो नहीं करते उसे परीक्षा अंक में कोई अंतर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि नल हाइपोथेसिस इस बात की ओर ले जाता है कि हम जो सोचते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या कोई फेल होगा या पास होगा, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सब बराबर हो गया या सब शून्य हो गया, तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम लोग कहते हैं नल हाइपोथेसिस। मतलब जिसका कोई वेरिएबल से जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता या ऐसी मान्यता का वेरिएबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे हम लोग कहेंगे नल हाइपोथेसिस। हमने कुछ सोचा और वो नहीं हो रहा, उसके अपोजिट भी नहीं हो रहा और उसका सपोर्ट भी नहीं हो रहा, तो इसको कहेंगे नल हाइपोथेसिस। पॉइंट नंबर 2, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वैकल्पिक परिकल्पना। वैकल्पिक परिकल्पना का अर्थ है कि जब दो चरों के बीच ऐसा संबंध है कि शोधकर्ता यह सिद्ध करने का प्रयास करे कि वैसा ही होगा जैसा वो सोच रहा है, तो इसे कहेंगे वैकल्पिक परिकल्पना। इसे हम लोग H1 या HA से इंडिकेट करते हैं। मतलब शोधकर्ता जैसा सोच रहा है कि ऐसा हो सकता है और रिजल्ट भी वैसे ही आ रहा है, तो इसे हम लोग कहेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, संगीत का एक छात्र पढ़ाई कर रहा है और वो परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस करता है और रिजल्ट भी अच्छा लाता है। तो शोधकर्ता सोच भी ऐसा रहा था कि अच्छे से पढ़ाई करेगा तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो ये जो सोच रहा था वैसा ही हो गया, तो इसको कहेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पॉइंट नंबर 3, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, दिशात्मक परिकल्पना। यह परिकल्पना न केवल संबंध को बताता है बल्कि उस संबंध को प्राप्त करने के बारे में दिशा ही बताता है। जैसे बढ़ेगा या घटेगा। जैसे अगर कोई छात्र अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, बढ़ेगा। पहले नॉर्मल था लेकिन पढ़ाई को अच्छा करने लगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और पहले नॉर्मल था और उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटते जा रहा है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, तो रिजल्ट खराब होगा। तो बढ़ेगा या घटेगा दिशात्मक परिकल्पना है कि एक दिशा की ओर इंडिकेट करता है। इसके कुछ कारण है कि क्यों होगा ऐसा, ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब ज्यादा पढ़ने से रिजल्ट बेटर होगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो रिजल्ट बेटर होगा, एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब होगा तो रिजल्ट खराब होगा। ये दिशा बतलाता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा और क्यों होगा ये भी बतलाता है, तो इसको कहेंगे हम दिशात्मक परिकल्पना, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। पॉइंट नंबर 4, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, गैर दिशात्मक परिकल्पना। यदि परिकल्पना ऐसा हो जो दिशा ना बताए, किसी एक दिशा की ओर इंडिकेट ना करे, या यूं कहें कि उसका वेरिएबल से कोई सीधा संबंध नहीं होता। यह परिकल्पना को यह बताती है कि दो चर के बीच संबंध है, लेकिन यह नहीं बताती कि वह किस दिशा में जा रहा है, बढ़ेगा या घटेगा। जैसे बारिश तेज होने से तापमान बढ़ेगा या घटेगा, ये नहीं बता पा रहा है, तो ये गैर दिशात्मक परिकल्पना है। पॉइंट नंबर 5, सिंपल हाइपोथेसिस, सरल परिकल्पना।
इसमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है, मतलब दो चर होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। जो इंडिपेंडेंट होगा वो अपने हिसाब से अप डाउन होगा, लेकिन जो डिपेंडेंट होगा वो इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जैसे गाजर खाने से दृष्टि में सुधार होता है, तो गाजर ज्यादा खाएंगे तो दृष्टि में ज्यादा सुधार होगा, और गाजर कम खाएंगे तो दृष्टि में कम सुधार होगा। गाजर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन दृष्टि में सुधार होना डिपेंडेंट वेरिएबल है। पॉइंट नंबर 6, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जटिल परिकल्पना। इसमें एक से अधिक स्वतंत्र या आश्रित चर हो सकते हैं। मतलब जटिल परिकल्पना यह है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी अधिक है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी अधिक है, एक एक नहीं है। तो एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरे का प्रभाव पहले पर पड़ता है, ऐसा हो जाता है, जिसको किसका प्रभाव किस पर पड़ेगा ये बता पाना मुश्किल हो रहा है, तो इसे कहेंगे जटिल परिकल्पना। जैसे गाजर खाने से दृष्टि में सुधार होगा, लेकिन अगर हलवा, गाजर का हलवा खा लें तो उसे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स परिकल्पना है, दृष्टि में सुधार तो हो रहा है लेकिन शुगर बढ़ जा रहा है, स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। उदाहरण के लिए उम्र और आहार का रक्तचाप और कंट्रोल स्तर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे उम्र बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ज्यादा खाना खाएंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, ये थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो जटिल परिकल्पना ये सब पर लागू नहीं होता, किसी विषय पर होगा। पॉइंट नंबर 7, स्टैटिकल हाइपोथेसिस, सांख्यिकीय परिकल्पना। ऐसी परिकल्पना जो किसी गणितीय समस्या को समाधान करने के लिए मान लिया जाता है उसे सांख्यिकीय परिकल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाता है और इसे गणितीय रूप में व्यक्त भी किया जा सकता है, 30 डिग्री सेल्सियस मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 8, इंपिरिकल हाइपोथेसिस, प्रायोगिक परिकल्पना। ऐसी परिकल्पना जिसके परिणामों को केवल प्रयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है या परीक्षण से ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जो परिकल्पना होती है, जो अवलोकन होती है, वो परीक्षण, निरीक्षण या प्रैक्टिकल पर आधारित होती है, उसे प्रायोगिक परिकल्पना कहते हैं। जैसे पौधों की वृद्धि सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है, मतलब सूर्य का जितना प्रकाश पड़ेगा उतना विकास होगा पौधों में। पॉइंट नंबर 9, एसोसिएटिव वर्सेस कैजुअल हाइपोथेसिस, संबंधात्मक वर्सेस कारणात्मक परिकल्पना। कुछ परिकल्पना किसी संबंध पर निर्भर करते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और कुछ परिकल्पना किसी कारण से संबंधित होते हैं, यानी ऐसा होने से ऐसा होगा। तो इस तरह के परिकल्पना को संबंधात्मक या कारणात्मक परिकल्पना कहते हैं। जैसे नींद की मात्रा और एकाग्रता के बीच संबंध। नींद जितना आएगा या जितना रिलैक्स करेगा आदमी उतना एकाग्र होगा, उतना ध्यान दे पाएगा चीजों पर। और अगर वो हमेशा काम करता रहेगा तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।